हेलो डियर स्टूडेंट्स, निरुद्ध कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम बीए फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है संवैधानिक विकास, आपका बीए का पेपर सेकंड का है। पेपर सेकंड की यूनिट दो का एक टॉपिक है संवैधानिक विकास, और इसमें हम पढ़ेंगे फिर अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में विदेशी स्रोत, संविधान के विदेशी स्रोत। तो अपन इसमें डिस्कस करते हैं कि संवैधानिक विकास हुआ किस प्रकार, अपने संविधान का, भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो इसमें अपन सर्वप्रथम एक जो अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में जब उनकी नींव पड़ी, उसी तहत उन्होंने कुछ एक्ट बनाए। उस एक्ट के द्वारा ही अपन संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास मानते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जैसा कि आप इतिहास में कुछ पढ़ते होंगे, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इन युद्ध के बाद जो अंग्रेज लोग थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने भारत में व्यापार करना ही उसका मकसद ना होते हुए उसने शासन करना भी प्रारंभ कर दिया था। लेकिन जैसे वो बक्सर का युद्ध जीतते हैं, उसके बाद 1773 में वो पहला एक्ट बनाते हैं, जिसमें कुछ मुख्य बातें उनके ऊपर लिखते चलेंगे और आप जो वो नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। इसकी मुख्य बातें थी कि जो जैसे अपन जब इतिहास पढ़ेंगे तब उसमें और आगे आपको कुछ शब्द समझा देंगे। जैसे रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर बने थे, कहाँ के, बंगाल के गवर्नर बने थे, ठीक है। इस प्रकार अब अपन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके अनुसार क्या क्या करते हैं इनको चर्चा करें। जैसे वारेन हेस्टिंग या हेस्टिंग्स की लिखते हैं, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब थोड़ा सा आपको देखना, मैंने गवर्नर बोला था रॉबर्ट क्लाइव, ये गवर्नर जनरल, तो कहाँ के होगी, बंगाल के इसी एक्ट के तहत बने, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। या आप ये कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा जनरल शब्द जोड़ा है। क्या शब्द जोड़ा है, जनरल। तो अगर आप सभी प्रश्न करें या एक शब्द में उत्तर आए या फिर आपके ऑप्शन में आए तो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। किस एक्ट के तहत बने वो भी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट के तहत कोलकाता में इसी एक्ट के तहत, लेकिन कब हुई थी ये सन में बताएंगे। इसी एक्ट के तहत ये मुख्य बात होगा, इसकी मुख्य बात है कौन सी, दूसरी। कोलकाता में हिंदी में लेते हैं, कोलकाता या पहले कलकत्ता बोल रहे थे, कोलकाता या कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और कब की गई इसका ध्यान दें, तो 1774 कब की गई है। देखो यहाँ थोड़ा सा पॉइंट समझने की ये बात है, समझना। अगर प्रश्न बने कि किस एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो एक्ट पूछे तो 1773, और यदि पूछे किस वर्ष की गई तो 1774। इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें 4 सदस्य थे, इसमें 4 सदस्य, कितने सदस्य थे, 4 सदस्य। कोलकाता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थे, ठीक है। इसमें 4 सदस्य थे, 4 सदस्य में एक थे एलिजा एम्पे, दूसरे थे चेम्बर्स, तीसरे व्यक्ति का नाम था लिमेस्टर, ठीक है। 5 व्यक्ति थे हाई, चौथे व्यक्ति थे हाई। 4 सदस्य थे जिसमें एलिजा एम्पे मुख्य थे या अध्यक्ष थे, उसके अध्यक्ष कह सकते हैं, या मुख्य न्यायाधीश, क्या कह सकते हैं, या मुख्य न्यायाधीश। अगले चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाई।
ये 4 सदस्य की एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, कहाँ पर? कोलकाता में। उसके बाद इसके तहत ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहाँ है। इसकी मुख्य बातें आप यही इतनी ही याद रखें। फिर उसके बाद अगला एक्ट पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रोक कर वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट। कब का था ये? 1784। अब यहाँ पर ध्यान दें, पिट्स जो व्यक्ति है वो ब्रिटेन के पीएम थे। कहाँ के? ब्रिटेन के पीएम के नाम के आधार पर इसको पिट्स बना। ठीक है, ये ध्यान आप रखें। इसमें दोहरे प्रशासन की नींव डाली गई। जैसे प्रशासन, ये मुख्य बात है, आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जाएगा कि कौन से एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की नींव भारत में पड़ी। तो यह प्रारंभ हुआ तो दोहरे प्रशासन में कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोहरे प्रशासन की शुरुआत। अब उसमें 2 प्रशासन बने, तो उसमें 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें 6 सदस्य। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। ठीक है, इन बातों का भी आप ध्यान रखें। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसमें राजनीतिक नियंत्रण। कौन सा? राजनीतिक नियंत्रण। और इसमें कौन से मामले, इसके अंतर्गत कौन से मामले आते थे? सॉरी, इसमें गड़बड़ी होगी। यहाँ व्यापारिक बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे वो व्यापारिक मामले, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे वो राजनीतिक नियम। जैसे नियंत्रण, कंट्रोल या नियंत्रण ऐसे आते हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखें। पिट्स इंडिया एक्ट भारत में हुआ था 1784 में, जिसके तहत दोहरे प्रशासन की नींव भारत में पड़ी या भारत में दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत 2 कार्यकारी या 2 प्रकार के बोर्ड, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसमें 6 सदस्य थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे उसमें 7 सदस्य थे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो व्यापारिक मामले देखते थे और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर उसमें राजनीतिक नियंत्रण होता है। क्या होता है? राजनीतिक नियंत्रण। इसी के बाद हम अगला पढ़ते हैं। इनमें जो मुख्य बातें वो बता रहे हैं आप, जैसे जब आप डिटेल से पढ़ोगे तो और भी समझाने का इसमें बहुत सारा, लेकिन अपने जो परीक्षा की दृष्टि से उसमें ये है। ठीक है, अगले अपन पढ़ेंगे चार्टर एक्ट। कौन सा पढ़ेंगे? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793। तीसरा, या लिख लेते हैं जो भी अपन नाम लेना चाहें। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793, जिसके तहत इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के वेतन, कंपनी के जो कंपनी के कर्मचारी उनका वेतन कंपनी के कर्मचारी कहाँ के? ब्रिटेन के, बाहर के। तो उनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारत के खजाने से। इस बात को आप ध्यान रखें। सबसे मेन बात क्या रहेगी इस माइंड के जो कर्मचारी हैं, कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भारत के खजाने या भारत के राजस्व शब्द भी रेवेन्यू राजस्व से ही दिया जाएगा। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है।
अगले एक्ट में बात करते हैं। तो अगला एक्ट है, थोड़ा सा यहाँ एक शब्द और समझते हैं। चार्टर का अर्थ यहाँ होगा राजलेख। क्या होगा? राजलेख। अरे जैसे जैसे अपन लिखा पढ़ी या पूरा लिखा पढ़ी का कार्य करते हैं उसको जैसे चार्टर है तो राजलेख। अब ये ध्यान दें आप, जितने भी चार्टर एक्ट है हर 20 साल के अंतराल में आए। कितने साल के अंतराल में? 20 साल के अंतराल। तो बताइए अगला चार्टर एक्ट कब आएगा? चार्टर एक्ट भी जोड़ वैसे याद आ जाएगा। तो 1813। तो इसकी कितना आएगा? 1813। जोड़ के देख लेना। तो इस चार्टर एक्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण बात है, जैसे शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए सहायता इसमें दी गई। ठीक है। उसके बाद जो कंपनी थी, कौन सी कंपनी की बात करेंगे अपन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें उसको चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर सभी व्यापार करने के लिए अन्य कंपनियों को भारत आने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर, मतलब इस व्यापार को मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकेगी और अन्य जो व्यापार है वो भारत में आकर कोई भी कंपनी कर सकती। इसी एक्ट के तहत ईसाइयों, महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे नोट भी करते जाना क्या लिए होंगे? चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी से चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर अन्य व्यापार भारत में आकर ब्रिटेन की कोई भी कंपनी कर सकती है। अगली बात है, इसमें ईसाई या जो जैसे अपने मंदिर में पूजा होती है उसी प्रकार जो ईसाई में चर्च होती है उनको पादरी कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? पादरी। को धर्म प्रसार की अनुमति मिली। ईसाई धर्म प्रसार की अनुमति मिली। मतलब कह सकते हैं कि अब भारत के जो लोग हैं उनका शोषण शुरू हो गया। ठीक है। ईसाई धर्म के प्रसार की अनुमति इस एक्ट के तहत मिली। ठीक है। उसके बाद अगला चार्टर एक्ट। ठीक है। इनमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही अपन लिख रहे हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप या फिर इनको नोट भी कर सकते हैं। नोट करेंगे तो वो बेटर रहेगा। ये आपके जो सब्जेक्ट है राजनीति उससे संबंधित है। ये आप कोई भी स्टूडेंट ऐसे देख सकता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सभी जानते हैं संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जब कंपटीशन की क्लास लगेगी उसमें संविधान और डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ये आपके अभी जब तक ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं होती तब तक आपको ये समझाने के लिए ये वीडियो जारी किया जाए और इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हल्के में ले, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये आपको कोचिंग करने पर ही पढ़ाया जाता है। ठीक है। क्योंकि अपन वही कोचिंग की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपकी कॉलेज की क्लास भी हो जाएगी और इसमें सभी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। अगला एक्ट आया चार्टर एक्ट। कितने साल बाद आ रहा है बताओ? 20 साल बाद। कितने साल बाद? 20 साल बाद। तो 1813 से कितने जाएंगे? 33। तो चार्टर एक्ट 1833। अब ध्यान दें इसमें क्या क्या बातें की। इस एक्ट के द्वारा, थोड़ा सा नोट कर लें आप, नोट भी करते चले, मैं आपको समझाऊंगा। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल अब एक प्रश्न आपके लिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट में आंसर दें। ठीक है। अब बताइए भारत का, ये प्रश्न नंबर 1 होगा। कुछ प्रश्न भी पूछूंगा आपसे नीचे। ठीक है। इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब आपसे प्रश्न ये बनेगा कि इस एक्ट के तहत
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसका आप आंसर क्या देंगे? चार्टर एक्ट 1833। अब प्रश्न एक और ये बनेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड, इंग्लिश में लिख रहे हिंदी में लिखो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग या बेंटिंग, थोड़ा सा अंतर आ जाता है हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो बंगाल के, तो आपका आंसर देते हैं। फिर बीच में अगला मैं क्वेश्चन फिर करता हूँ, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या करते गए? एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कंपनी का जो कार्य है, जो कंपनी का कार्य है, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में मात्र शासन करना रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दें थोड़ा सा, इस एक्ट के बाद जो कंपनी थी उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, मतलब और भी जो सभी व्यापार है वो कोई भी कंपनी कर सकती है, इसकी कोई बाध्यता नहीं, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये कहा गया है कि अब वास्तविक बात कि जो कंपनी जो शासन कर रही है वो ब्रिटिश जो सरकार है ब्रिटेन की, उसके द्वारा, उसके अंतर्गत यहाँ कंपनी शासन करेगी। क्या करेगी? शासन करेगी। मतलब इसका कह सकते हैं कि इसको व्यापार करने की जरूरत नहीं है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। इस कंपनी को जब वो ब्रिटेन में बनी तब उसका नाम अलग था, मर्चेंट एडवेंचर ऐसे कुछ करके नाम सदस्य थे, जिसने इस कंपनी को भारत में महारानी जो ब्रिटेन की थी उससे परमिशन ली थी और भारत में व्यापार करने के लिए आई। ये सब 1600 के बाद, कि जब कभी इतिहास पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे, ठीक है ना। और इसी के तहत लॉर्ड जो मेकाले था, अब भारत में इंग्लिश या अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कब हुआ था? तो 1833 से हुआ। लेकिन इस एक्ट के तहत 1833 तो भारत में कहा जाता है कि लॉर्ड मेकाले, ठीक है ना। ये शिक्षा सुधार संबंध थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजी लाने की पद्धति ले आई, लॉर्ड मेकाले। तो भारत में 1835 से इंग्लिश की शुरुआत हुई। वैसे ब्रिटेन वाले तो करते थे, लेकिन शिक्षा के लिए, है ना, लॉर्ड मेकाले कब? 1833। उसके बाद जो अगला एक्ट 20 साल बाद फिर आ रहा है, कौन सा आएगा बताइए? चार्टर एक्ट 1853। इन बातों को नोट कर लेना, कि नोट करेंगे तभी याद रहेंगे, ठीक है ना। पढ़ाई ऐसी चीज जो इतनी आसानी से याद नहीं रहती, लेकिन कोई मूवी हो या कोई नाटक हो उसकी स्टोरी आप एक एक बता सकते हो, लेकिन ये चीज़ें इतनी आसानी से याद नहीं रहती। अगर ये इतनी आसानी से याद रहती तो हर गांव, हर घर से, हर एक घर से व्यक्ति IAS IPS होता, लेकिन इनको करने के लिए एक जुनून की जरूरत होती है, जोश की नहीं, क्योंकि जोश थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन जुनून जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी तब तक बना रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला अपन 1853 की बात करते हैं, चार्टर एक्ट। तो तब अपने जो गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे ICS, थोड़ा सा यहाँ समझा दूंगा, ICS और ICS का जन्मदाता कहा जाता है? जन्मदाता, अभी परीक्षा में प्रश्न बने कि ICS का जन्मदाता किसका आ जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहते लिख लेना, इंडियन सिविल सर्विस। फिर इसका ही नाम परिवर्तित करके, अब थोड़ा सा यहाँ और बताऊंगा, अब थोड़ा सा यहाँ समझ, प्रथम व्यक्ति जिसने ICS एग्जाम निकाली थी भारतीय, डॉक्टर सत्येंद्रनाथ, क्या नाम था उन व्यक्ति का? सत्येंद्रनाथ टैगोर। थोड़ा सा कंफ्यूज था कि बैनर्जी है कि टैगोर, ठीक है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ये भारत के प्रथम व्यक्ति जिसने ICS एग्जाम निकाली थी, ठीक है।
अब इस आईसीएस का नाम परिवर्तित कब हुआ ये बता देते हैं आपको थोड़ा सा। तो आपको लौह पुरुष का नाम, लौह पुरुष किसे कहते हैं ये कमेंट में डालिए। लौह पुरुष, ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आईसीएस को, जब भारत आजाद होने की बात है, आईपीएस में सॉरी आईएएस में परिवर्तित कर दिया। अब आप कमेंट में ये आंसर देंगे कि आईएएस की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। आईएएस की फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दें चार्टर एक्ट 1853 और 1853 का थोड़ा सा ही ध्यान रख लेना। लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल थे तब उन्होंने भारत में ट्रेन की शुरुआत की थी। ट्रेन चली थी आपको पता होगा, है ना, कहाँ से, मुंबई से ठाणे के बीच कितनी 34 किलोमीटर दूरी। कब चली थी ये 1853। अभी थोड़ा सा ध्यान दें, ये जब गवर्नर जनरल नहीं तब गवर्नर जनरल थे 1853 में कौन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक आपको पता नहीं है क्योंकि ये इतिहास का क्वेश्चन है, तो ये अपन सामाजिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि आईएएस आईपीएस कैसे क्या होगा। तो आईसीएस बने, फिर वहीं से अपना आईएएस जो संविधान में दिया गया है कि संवैधानिक प्रशासनिक में सबसे बड़े अधिकारी, तो इस प्रकार अपन इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अब दोहरा प्रशासन अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा समझा दीजिए, मतलब अपने पुराने टेक्निकल ध्यान नहीं रहा। तो दोहरे प्रशासन में जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें दिल्ली से, तो उसमें दो सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि केंद्र की सरकार और राज्यों की, ठीक है, इस प्रकार। अब कुछ विधानसभाएं, 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभाएं जिनमें 2 सदन है विधानसभा में। सदन 2 सदन की बात करते हैं राज्य में, विधानसभा नहीं सदन किसमें, राज्य। जैसे यहाँ केंद्र में था ऐसे यहाँ, तो एक तो है विधानसभा और एक है विधान परिषद। जैसे उत्तर प्रदेश में भी है विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। इसी प्रकार लोकसभा राज्यसभा। तो इस एक्ट के तहत कौन से 1853 लॉर्ड कॉर्नवालिस आईसीएस एग्जाम के जन्मदाता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, आईसीएस के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये डबल शब्द अगर आपको लगता है सर आप डबल शब्द क्यों बोल रहे हैं, तो आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि अपन ऐसा नहीं कि अपने पास पूरे लिखे रहेंगे एक ही पेज पर, तो अपन पूरा रिवीजन वापस कर सकते हैं, तो इसलिए रिवीजन के साथ। तो आईसीएस की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन सिविल सर्विस। और इसी आईसीएस को 1947 या 48 की बात है, 1947 में क्या नाम दिया, लौह पुरुष ने आईएएस। और लौह पुरुष किसे कहते हैं ये आपको कमेंट में टाइप करना है, ठीक है, ये आपके नॉलेज के ऊपर है। उसके बाद अगला परिषद, भारत परिषद एक्ट, भारत परिषद एक्ट 1858। अब ये बताइए इससे पहले कोई इतिहास की बड़ी घटना ध्यान तो बताइए, 1870 की क्रांति, उसके बाद ही ये एक्ट आया। भारत परिषद एक्ट, भारत परिषद एक्ट 1858। इसकी कुछ बातें क्या समझना, थोड़ा सा नोट कर लें। इस एक्ट के तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया है, कंपनी जो शासन कर रही थी, तो कंपनी का शासन क्या कर दिया गया है, समाप्त। और ये शासन डायरेक्ट कौन करने लग गया है, शासन बताइए, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन या वहाँ का राजा भी है जो नाम मात्र का है आज दिन, तो ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का नाम मात्र है, शक्ति पूरी मंत्रिपरिषद के पास है। इसी प्रकार ब्रिटिश के राजा जो क्राउन है उसके पास भी नाम मात्र की शक्ति है, बाकी पूरी शक्ति वहाँ की परिषद के पास है, ठीक है। उसके बाद इसी के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल पद था, गवर्नर जनरल जो पद था उसे भी क्या कर दिया गया है, समाप्त। और उसकी जगह नया शब्द आया वायसराय। कौन सा शब्द है, वायसराय, वायसराय।
ठीक है। कौन सा शब्द आया? वायसराय। तो पहले वायसराय, पहले भारत के वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दें, भारत परिषद एक 1858 जिसके तहत कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया है और जो शासन है वो डायरेक्ट ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया और जो गवर्नर जनरल पद समाप्त कर दिया उसकी जगह शब्द आ रहा है वायसराय। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। कब बने? 1858। कब बने? 1858 के एक्ट के तहत। इसमें कुछ बातें हो रही वो भी आप समझ। वायसराय के कार्यों के नियंत्रण स्थापित करने हेतु, नोट भी करते जाए, वायसराय के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु एक भारतीय सचिव पद सृजित किया गया। सचिव पद यहाँ से आपको देखने को मिलता है। इससे पहले सचिव शब्द या सचिव पद के बारे में बात नहीं। तो अगर प्रश्न ये बने कि प्रथम सचिव कौन बने? तो लॉर्ड स्टेनली। लॉर्ड स्टेनली, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देगा, लॉर्ड शब्द समझ में आया तो एक उपाधि कह सकते हैं, एक सम्मानी शब्द। कौन? लॉर्ड, है ना। जैसा अपन श्रीमान, श्रीमती, जो भी मिस्टर में जिस तरह की उसका लॉर्ड वहाँ के व्यक्ति होगा। ये थोड़ा अपने आप को ये दर्शा देते हैं कि जो हम भारतीय हैं उनसे उच्च कैटेगरी, इसलिए लॉर्ड शब्द अपने को जोड़ते हैं। और भारतीय तो ऐसा कोई लॉर्ड शब्द जोड़ते नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा बुद्धिमान तो भारतीय थे, फिर भी क्या, लेकिन बुद्धिमान उस समय तो कौन कहना? यही कहना, क्योंकि इन्होंने फूट डाला शासन का ऐसी नीति अपनाई जिसके अंदर बंगाल विभाजन पड़ते हैं 1905। अगला एक्ट पढ़ते हैं भारत परिषद एक्ट 1861। कौन सा है? भारत परिषद एक्ट 1861। भारत परिषद एक्ट 1861, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या हुआ अपन जान लेते हैं। इस एक्ट के तहत विभागीय पद्धति, थोड़ा समझाते हैं क्या है पद्धति की शुरुआत। ये शुरुआत कैसे हो? ये देखिए, जिस प्रकार भारत में मंत्री होते हैं, मंत्री मतलब प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। उसकी मंत्री परिषद होती, क्या होती? मंत्री परिषद। उसी के तहत और फिर उनके मंत्रालय होते हैं, क्या होते हैं? मंत्रालय। बहुत सारे मंत्रालय। और फिर उन मंत्रियों, मंत्रालय किसके अंतर्गत होते हैं? मंत्री परिषद के सदस्य। अगर कैबिनेट शब्द सुना हो, है ना, कैबिनेट, है ना। इस प्रकार कैबिनेट, ये जो मंत्री, ठीक है, उनके अंतर्गत होता है। इसी प्रकार इस पद्धति की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। कैसी? विभागीय पद्धति, कि आप ये व्यक्ति हैं, आपको पर्यावरण मंत्रालय दे देते, आपको जल मंत्रालय दे देते, आपको परिवहन मंत्रालय दे देते, आपको जहाजरानी मंत्रालय दे देते, आपको होम मिनिस्टर दे देते, है ना, आपको वित्त मंत्री बना देते। तो इन सभी, ये तो आधुनिक है, लेकिन उससे पहले भी विभागीय पद्धति की शुरुआत भारत में कौन से एक्ट के तहत मानी जाती है? 1861। उसके बाद भारत परिषद एक्ट 1892, भारत परिषद एक्ट 1892। इन एक्टों को ज़्यादा रखना, समझना। कब? 1892। इस एक्ट के तहत संसदीय शासन की व्यवस्था, किसके? संसदीय शासन की व्यवस्था, संसदीय शासन। अब बताइए, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से ली? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जब सोर्स ब्रिटेन अपन पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कौन से पद या कौन से स्रोत कहाँ से लिए, तो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि भारत में शासन संसदीय प्रणाली कहाँ से ली हुई? ब्रिटेन से। कहाँ से ली हुई? ब्रिटेन से, ठीक है। इसी के तहत प्रश्न पूछने की आज़ादी दी गई, प्रश्न पूछने की। नहीं तो पहले जो भी संसद भवन की जो भी चलती थी उसमें आप प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो प्रश्न पूछने की शुरुआत या प्रश्न पूछने की आज़ादी किसको दी गई है? भारतीयों को। यह प्रश्नकाल, भारत में प्रश्नकाल की शुरुआत कब? भारत में प्रश्नकाल की शुरुआत, ठीक है।
उसके बाद इसी के तहत संसदीय व्यवस्था कहाँ से लेंगे, अब जानते हैं ब्रिटेन से। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि भारत में संसद को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। फिर कोई भी एक्ट बनता है, कानून बनता है, किसके द्वारा बनता है, संसद का। संसद के दो सदन है, अभी समझा है कौन, थोड़ा सा यहाँ बेसिक चीज समझाऊंगा मैं आपको। संसद के दो सदन पूछे थे, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। अगर संसद के अंग पूछे, क्या पूछे, अंग या पार्ट, तो को कितने, 3, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। क्योंकि कोई सा भी बिल दोनों सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति जब साइन करता है उसके बाद ही कानून बनता है। ठीक, क्या होता है, कानून। इसके बाद इस संसदीय प्रणाली में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें प्रमुख कौन होता है, पीएम। कौन होता है, पीएम। जिस प्रकार भारत में राष्ट्रपति के साथ नाम मात्र है, नाम मात्र। ठीक है, और पूरी सत्ता किसके पास है, पीएम के पास। ये संसदीय प्रणाली। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली, शासन व्यवस्था, पूरी सत्ता किसके पास है, वहाँ के पीएम के पास। और वहाँ का नाम मात्र कौन होता है, क्राउन। थोड़ा सा ध्यान ये दें कि जो भारत में प्रेसिडेंट है उसे तो और शक्ति प्राप्त, लेकिन जो ब्रिटेन का क्राउन है ना, उसको पुनर्विचार करने की शक्ति भी नहीं। मतलब कि संसद ने कोई कानून बना दिया तो उसको बस साइन करना है, ये भी नहीं उसको लौटा दे और कुछ अमेंडमेंट या कुछ संशोधन करवा के वापस सदन वापस संशोधन करके पास करें। नहीं, भारत में प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए वीटो पावर ये कर सकता है, लेकिन क्राउन को तो साइन ही करना है। मतलब नाम मात्र क्या रहा, पूरी शक्ति किसके पास है, पीएम के पास। ठीक है, इसके बाद भारत शासन, ये दो जो अपन 2 एक्ट पढ़ेंगे उनको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। उन्नीस सौ 1909 भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन एक्ट 1909। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको पूरा रिवाइज कर लेना अच्छे से। लाइक, शेयर, कमेंट ये आपको करना नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट रुचि नहीं ले रहे हैं। इससे अच्छे तो जो अपन शेयर करते हैं, वो जो अपने मित्र हैं वो ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट तो कुछ भी इस पर रुचि नहीं ले रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। जब आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप उसको देख लें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट ही रुचि ले रहा है फिर पढ़ाने से क्या फायदा, इसको बंद कर दी जाएगी। तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ये जारी रखें। धन्यवाद।